बेटी बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसके लिए कई अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे। लेकिन वो हर रिश्ता ये कहकर ठुकरा देती थी कि वो केवल एक लंगड़े लड़के से ही शादी करेगी और मैं भी अपनी मौत से पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े लड़के से ही कर दी। शादी के बाद जब मेरी बेटी मुझसे मिलने आती तो वो बहुत खुश दिखती थी, लेकिन मेरे स्वर्गीय पति सपने में आकर मुझसे कहते कि हमारी बेटी को बचाओ। बिना बताए जब मैं अपनी बेटी के ससुराल गई तो वहाँ जो देखा उससे मेरी जान निकल गई कि वो लंगड़ा व्यक्ति मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी सपना के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया। ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात थी, क्योंकि हम जिस छोटे से इलाके में रहते थे वहाँ अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से आते थे। नहीं तो यहाँ किराने वाले या किसी रिक्शा चालक का ही रिश्ता आता। वैसे तो ये रिश्ते हमारे जैसे लोगों के लिए बुरे नहीं थे, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहती थी। मेरी बेटी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। जब मैंने उस डॉक्टर लड़के की फोटो लेकर बेटी के कमरे में जाकर उसे उदास देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। मैंने उसे पूछा कि सपना, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तब उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे दिल पर एक बड़ा बोझ सा हो गया। उसने कहा कि माँ, काश मेरे सिर पर पापा का साया होता तो मैं कितनी खुशनसीब होती। मैंने कहा कि बेटा, ये क्या कह रही हो, पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तब वो चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। कुछ देर बाद मैंने कहा कि ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो, तुम्हारे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। लड़का डॉक्टर है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है। वो मेरी तरफ खाली निगाहों से देखते हुए बोली कि क्या लड़का लंगड़ा है। सपना की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि नहीं बेटा, लड़का लंगड़ा नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोली, तो मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैंने गुस्से में कहा कि ये क्या बकवास कर रही हो, मुझे परेशान मत करो। अगर कभी मेरा गुस्सा चढ़ गया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं सोच भी नहीं सकती। आज तक मैंने तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़की नहीं देखी। मैंने आगे कहा कि पहले तुम्हारे लिए एक इंजीनियर का रिश्ता आया था, तुमने उसे ठुकरा दिया। फिर एक फैक्ट्री मालिक का रिश्ता आया, तुमने उसे भी ठुकरा दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम जानती हो लड़कियां ऐसे रिश्तों के ही सपने देखती हैं, लेकिन तुम बड़ी अजीब हो, घर में आए इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही हो। मैंने कहा कि पहले तो तुम्हारी जिद मान ली थी, लेकिन अब और नहीं। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहूंगी। मेरी बात सुनकर सपना सुबक सुबक कर रोने लगी और बोली कि अगर पापा होते तो कोई मेरी इच्छा के खिलाफ जाने की बात सोच भी नहीं सकता था। सपना मेरी बहुत प्यारी बेटी है और मेरे जीवन में एकमात्र खुशी है। मैं हमेशा उसकी आंखों के आंसुओं के आगे हार मान लेती हूँ। आज भी मेरा दिल पिघल गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम अच्छे भले लड़के से शादी क्यों नहीं करना चाहती। वो बोली कि माँ, मुझे विश्वासघात से बहुत डर लगता है। सुंदर लड़कों के लिए तो बहुत सी लड़कियां होती हैं, लेकिन तुम खुद सोचो माँ, एक ऐसा इंसान जिसे हर कोई नजरअंदाज करता है, जिसे कोई प्यार नहीं करता, जब मैं उसका सहारा बनूंगी तब वो मुझे कितना प्यार करेगा। तब वो मुझे छोड़ने की बात सपने में भी नहीं सोचेगा। माँ, मेरा पति जीवन भर मुझे ही प्यार करेगा और हमेशा मेरा साथ देगा। उसकी ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और चुपचाप उसके चेहरे की ओर देखती रही। फिर बिना कुछ कहे मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। पहले मेरी बेटी बहुत खुश मिजाज और चंचल थी, लेकिन उसके पिता की मृत्यु के बाद वो उदास रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर उसका मन खराब हो जाता था, लेकिन मैं ये सोचकर डर जाती थी कि जब उसे खुद सहारे की जरूरत होगी तो वो मेरी बेटी को सहारा कैसे देगा, उसकी मदद कैसे करेगा। पहले उसने अपने पिता के बिना जीवन बिताया और अब उसे ऐसे पति के साथ जीवन बिताना होगा जो उसकी देखभाल भी ना कर सके, उसके साथ दो कदम चल भी ना सके। मैं कुछ देर तक चुप रही। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिनों के बाद फिर से सपना से बात करने की कोशिश करूंगी, अपनी बातें और अपनी सोच उसके सामने रखूंगी। शायद तब वो मेरी बात मान ले। 3-4 दिन बाद जब मैंने सपना से इस बारे में बात करने का सोचा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे दिन सुबह से ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे और मैं बैठी बैठी पसीना पसीना हो रही थी। एक बार सोचा कि किसी को डॉक्टर के पास ले जाने को कहूँ, लेकिन फिर लगा कि मेरी बेटी का दिल बहुत नाजुक है, अगर उसने मुझे तकलीफ में देखा तो वो डर जाएगी। इसलिए मैं सब तकलीफें सहती रही। तभी दर्द मेरे हाथों से होता हुआ सीने तक पहुंच गया। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कानों में गूंज सुनाई देने लगी। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को नलियां और तरह तरह की मशीनों के बीच पाया।
फिर से जब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली बार जब होश आया तो मैंने बहुत दर्द महसूस किया। दर्द से तड़पने लगी और फिर एक नर्स भागकर आई और उसने मुझे एक पेन किलर इंजेक्शन दिया। थोड़ी देर बाद दर्द कम हुआ। मैंने नर्स से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। नर्स ने कहा कि मैं अभी आपकी बेटी को बुलाती हूँ। कुछ देर बाद सपना मेरे पास आई। उसका चेहरा उदास था। उसने कहा कि माँ, तुम इतनी तकलीफ में थी और एक बार भी मुझे नहीं बताया। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ था कि तुम मर भी सकती थी। माँ, तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही थी? मैं उसका दुख सहन नहीं कर पा रही थी और उसे दिलासा देने के लिए मैंने हाथ उठाना चाहा, लेकिन मेरा शरीर इतना कमजोर था कि मैं हाथ उठा नहीं पाई और कुछ बोल भी नहीं पाई। नर्स ने मुझे आराम करने के लिए कहा तो मैं चुपचाप लेट गई। नर्स सपना को बाहर ले गई। मैंने मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी कि सच में मैं ही हूँ जो मेरी बेटी के लिए इस दुनिया में सब कुछ हूँ। भगवान की कृपा से इस बार मैं बच गई हूँ। मैंने मन ही मन तय किया कि जैसे ही मैं स्वस्थ होकर घर जाऊंगी, उस डॉक्टर लड़के के माता पिता को फोन करके ये रिश्ता पक्का करूंगी। कुछ दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर ने मुझे बहुत सावधानी बरतने और जितनी जल्दी हो सके ओपन हार्ट सर्जरी कराने की सलाह दी थी, लेकिन मेरा ध्यान इन बातों पर बिल्कुल नहीं जा रहा था। मैं बस अपनी बेटी को उसके अपने घर को बसते हुए देखना चाहती थी। घर आए हुए 2 दिन हो चुके थे। सपना मेरी बहुत सेवा की और मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। एक दिन मैंने सपना का हाथ पकड़कर कहा कि सपना बेटा, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो क्या तू देगी? ये सवाल सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि माँ, तुम मुझसे मेरी जिंदगी भी मांगो तो भी मैं बिना कुछ सोचे दे दूंगी। मैंने कहा मैं तुझे इस हालत में छोड़कर चैन से नहीं मर सकती। मेरी बात सुनकर सपना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा कि माँ, मैंने तुमसे बस एक ही बात चाही थी कि मेरा पति लंगड़ा हो। क्या तुम मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे इतना प्यार नहीं करती? मैंने गुस्से में कहा, सपना, ये इच्छा बिल्कुल बेकार है। मैं अपने खूबसूरत और इकलौती बेटी की शादी किसी लंगड़े लड़के से नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर सपना ने कहा कि तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी कुंवारी रह जाएगी, लेकिन वो लंगड़े लड़के के अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। सपना की ये जिद देखकर मैं अंदर ही अंदर कांप उठी। उसमें उसके पिता की तरह एक जिद्दीपन था। मैं समझ गई कि सपना अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगी, इसीलिए मुझे हार माननी पड़ी। अगर मैं हार नहीं मानती तो मेरी बेटी इस दुनिया में अकेली ही रह जाती। मुझे अपनी जिंदगी पर भरोसा नहीं था कि मैं कितने दिन और जीऊंगी। इसीलिए मैंने रिश्ता लाने वाली से कहा कि अब हमारे लिए किसी डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता मत लाना। मेरी बेटी सपना के लिए बस किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आना। मेरी इस बात को सुनकर वो औरत हैरानी होकर मेरी ओर देखने लगी और बोली कि ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बेटी इतनी सुंदर है कि जो भी उसे देखेगा वही उससे शादी कर लेगा, तो फिर तुम उसकी शादी किसी लंगड़े लड़के से क्यों करना चाहती हो? उसकी ये बात सुनकर मेरा मन भारी हो गया। मैंने दुखी होकर कहा कि मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी बेटी के सामने बिल्कुल बेबस हूँ। वो किसी भी अच्छे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेगी। वो कहती है कि वो शादी तभी करेगी जब लड़का लंगड़ा होगा। मैं उसे समझाने में नाकामयाब हूँ। मैंने हर तरह से कोशिश की है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी की पसंद के अनुसार एक लड़का ढूंढने की कोशिश करूंगी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और वो चली गई। जब सपना को पता चला कि मैंने उसकी बात मान ली है और रिश्ता ढूंढने वाली को एक लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आने के लिए कहा है, तो वो खुशी से झूम उठी। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा कि माँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी हर बात मान लेती हो। सपना की ये बात सुनकर मैं थोड़ी नाराज हो गई और कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लेती तो कितना अच्छा होता। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि माँ, इस खुशी के बीच मुझे दुखी मत करो। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। जो सपना उदास रहती थी वो अब जैसे खुशी में झूम रही थी। उसे खुश देखकर घर का माहौल भी बदल गया था, लेकिन मैं मन ही मन उसकी चिंता में डूबी रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मैंने सोचा था कि लड़का ढूंढने में काफी समय लगेगा, लेकिन मेरी उम्मीदों से अलग बहुत ही जल्दी एक लड़का मिल गया। 3-4 दिन के भीतर बिचौलिया हमारे घर एक लड़के का रिश्ता लेकर आई। सपना तुरंत उठकर रसोई में चाय बनाने चली गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले से ही इस पल का इंतजार कर रही थी। मैंने बिचौलिया को बैठाकर पूछा कि आप कैसी हैं? क्या कोई लड़का मिल गया? तो उसने कहा कि मैंने कई लड़कों को देखा, लेकिन तुम लोगों को कोई पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने तुम्हारी बेटी की पसंद के अनुसार एक लड़का ढूंढा है। लड़के की खासियत क्या बताऊं? वो लंगड़ा है और सिर्फ वो लंगड़ा ही है। इसके अलावा उसमें कुछ भी खास नहीं है। उस औरत की ये बात सुनकर सपना ने कहा कि आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़के की तस्वीर भी नहीं देखनी। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि लड़का लंगड़ा हो
और मुझे वो मिल गया। सपना खुशी खुशी खुद इस बारे में चर्चा करने लगी। पहले जब भी कोई रिश्ता आता था तो वो उसकी बात तक नहीं सुनती थी, लेकिन आज उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। मैंने बिचौलिया से पूछा कि लड़का क्या करता है, तो उसने कहा कि एक लंगड़ा लड़का क्या करेगा, कभी कभी अपने पिता की मोची की दुकान पर जाकर बैठता है। उनका घर भी एक छोटी सी गली में बहुत पुराना और जर्जर है, जहाँ किसी तरह उनका गुजारा हो रहा है। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें लड़के के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। लड़के की ये हालत सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा कि आप किसी और लड़के को ढूंढें। लड़का लंगड़ा हो तो चलेगा, लेकिन वो किसी संपन्न परिवार का होना चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी इतने गरीब परिवार में नहीं कर सकती। सपना ने कहा कि नहीं आंटी, मेरे लिए और कोई लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। आप कल ही उन्हें यहाँ बुलाइए। मैं गुस्से में सपना को डांटते हुए बोली, सपना, हम किसी और अच्छे लड़के को ढूंढ लेंगे। मेरी बात सुनकर सपना ने दृढ़ता से कहा कि नहीं माँ, जो रिश्ता आया है वही अच्छा है। आप इसी रिश्ते को पक्का कर दीजिए। मुझे मजबूर होकर बिचौलिया से कहना पड़ा कि कल ही उन लोगों को यहाँ बुला ले। मैं सोच ही रही थी कि जब लड़के के परिवार के लोग आएंगे तो मैं कोई न कोई कमी निकाल कर इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दूंगी। लेकिन अगले दिन जब वे लोग आए तो उनकी स्थिति देखकर मैं हैरान रह गई। वे बहुत गरीब थे और उनकी बातचीत और व्यवहार से उनका संघर्ष साफ झलक रहा था। मैंने सपना से कहा कि अभी भी वक्त है, सोच लो, लेकिन सपना ने साफ इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात पर अड़ी हुई है। उसने कहा कि मुझे ये रिश्ता पसंद है, प्लीज माँ, आप भी हाँ कह दीजिए। उसकी ये जिद देखकर मैं समझ गई कि माता पिता अपने बच्चों के आगे कितने मजबूर और बेबस हो जाते हैं। कुछ दिनों से मैं भी बीमार महसूस कर रही थी। मेरे सीने में हल्का दर्द होने लगा था। मुझे लगने लगा कि ये दर्द जल्द ही मेरी जान ले सकता है। इस डर से मैंने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी। चूंकि लड़के का परिवार बहुत गरीब था, शादी बहुत साधारण तरीके से हुई। लड़के के परिवार ने कहा कि उन्हें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है और वे भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी इकलौती बेटी की शादी इस तरह होगी। एक तो बेटी मुझे छोड़कर जा रही थी और ऊपर से ये रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के 4 दिन बाद सपना अपने ससुराल चली गई। मैं खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सपना की विदाई मेरे लिए असहनीय था। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यही दुनिया का नियम है। बेटियां एक दिन तो माता पिता को छोड़कर चली जाती हैं। रात भर मैं भगवान से सपना की खुशियों के लिए प्रार्थना करती रही। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया और उसे पैक करके सपना के ससुराल ले गई। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि शादी के बाद अगले दिन नाश्ता लड़की के मायके से जाता है। जब मैं सपना के ससुराल पहुंची तो वहाँ की स्थिति देखी तो मेरा दिल टूट गया। उनका घर बहुत ही खराब हालत में था। एक कमरे का टूटा फूटा घर जो साफ सुथरा भी नहीं था। सपना की सास घर में ही थी। वो एक अजीब तरह की औरत थी। मुझे देखकर उन्होंने बैठने तक को नहीं कहा, उल्टा तंज कसते हुए बोली कि दीदी, हम गरीब लोग हैं, हर रोज मेहमानों की आवभगत करने का सामर्थ्य नहीं रखते। अगर आप रोज रोज हमारे घर आएंगी तो आपकी बेटी को ही दिक्कत होगी। सपना उनके पास खड़ी थी और उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं सिर्फ ये नाश्ता देने आई हूँ, ये हमारी प्रथा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही मैं जाने लगी, सपना ने मुझे रोका और पूछा कि माँ, आप क्या मुझसे नाराज हैं? और फिर आंसुओं से भरी आंखों से उसने कहा कि माँ, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। मैंने आपको बहुत तकलीफें दी है। मैंने सपना के आंसू पोंछते हुए कहा कि सपना, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, तू बस खुश रहे, भगवान तेरे साथ हो। सपना ने कहा कि माँ, क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। तब सपना ने कहा कि आप मेरे ससुराल में मत आइए। जब ये लोग आपको अपमानित करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद आपसे मिलने आ जाऊंगी। मैंने सिर हिलाकर कहा कि ठीक है, तू अपना ख्याल रखना। बेटी को अलविदा कहकर मैं घर लौट आई। सपना के सामने मैंने खुद को नॉर्मल बनाए रखा, लेकिन अंदर से मैं जानती थी कि मैंने कितने दर्द भरे आंसू रोक रखे थे। घर लौटते ही मैं खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी ने अपनी ही जिंदगी पर जैसे कुल्हाड़ी मार ली थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सपना के बिना घर सूना सूना लगता था। कभी कभी पड़ोस की औरतें जब घर आती तो मन थोड़ा हल्का हो जाता। वे कहती कि तुम भी कभी कभी बाहर निकला करो, हमारे घर भी आ जाया करो, मन हल्का होगा। सपना की शादी को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक वो मुझसे मिलने नहीं आई थी। उसे देखने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं उसके ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं अपना अपमान तो सह सकती थी, लेकिन अगर मेरी वजह से सपना को परेशानी होती तो वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती।
यही सोचकर मैं वहां नहीं जाती थी। सपना की चिंता में मेरा मन बेचैन हो रहा था। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही सपना अंदर आई। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। सपना ने मुझे गले लगाकर खुशी से हंसते हुए कहा कि माँ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैंने कहा कि सपना, मैं भी तुझे बहुत याद कर रही थी, लेकिन तेरी सास की वजह से तेरे ससुराल नहीं गई। सपना ने कहा कि माँ, आपने वहां न जाकर बहुत अच्छा किया। मेरी सास बड़ी अजीब औरत है। उन्हें घर में मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं है। भले ही मेहमान भगवान का रूप होते हैं, लेकिन मेरी सास को मेहमानों से न जाने क्यों इतनी चिढ़ है। शुरू में वो मेरे साथ भी अजीब तरह से व्यवहार करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनका रवैया मेरे प्रति ठीक हो रहा है। और मेरे पति, उनके बारे में तो क्या कहूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के सामने जितना सिर झुकाऊं उतना कम है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। सपना के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मैं उसके चेहरे को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वो जो कह रही है वो सच है या झूठ, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं सपना के चेहरे पर झूठ नहीं देख पाई। मुझे महसूस हुआ कि वो सच में खुश है। हम दोनों माँ बेटी काफी देर तक बैठकर बातें करते रहे। फिर सपना ने कहा कि माँ, मैं तुमसे आलू चाट बनाना सीखना चाहती हूँ। मेरे पति सुनील इससे बहुत पसंद करते हैं। हम दोनों रसोई में गए और मैंने उसे आलू चाट बनाना सिखाना शुरू कर दिया। मैं उसे ध्यान से देख रही थी, लेकिन कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जो उसकी खुशी को झूठा साबित कर सके। मुझे राहत मिली कि सपना अपने ससुराल में सचमुच खुश थी। हमने शाम को साथ में खाना खाया। फिर सपना ने थोड़ा सा आलू चाट टिफिन में पैक किया और कहा कि वो इसे सुनील के लिए ले जा रही है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि सुनील को वो बहुत प्यार करती है और सुनील भी उसे बहुत प्यार करता है। सपना चली गई और मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात में एक अजीब घटना हुई। मैंने सपने में अपने पति को देखा। वो रोते हुए कह रहे थे कि हमारी बेटी सपना को बचाओ। मैं घबराकर उठ बैठी और सोचने लगी कि मेरे पति ऐसा क्यों कह रहे थे। क्या वाकई सपना खुश तो थी? फिर मैंने सोचा कि शायद मैं सपना को लेकर ज्यादा ही परेशान रहती हूँ, इसीलिए ऐसा सपना आया। मैंने खुद को रिलैक्स किया और दोबारा सोने चली गई। दूसरी तरफ सपना अपने ससुराल में हंसी खुशी से रह रही थी। मैंने उसे कहा था कि हर 2-3 दिन में आकर मुझसे मिल लिया करे। जब भी मैं उसे खुश देखती तो मेरे दिल को सुकून मिलता। लेकिन अजीब बात ये थी कि मैं बार बार अपने पति को सपने में देख रही थी। हर बार वो सपना को लेकर परेशान नजर आते थे। मेरा मन लगातार बेचैन हो रहा था। एक दिन मैंने सपना से साफ साफ पूछा कि सपना, मुझे सच सच बता, तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक है ना? तू खुश तो है ना? सपना ने मुझे धैर्य बंधाते हुए कहा कि माँ, मैं ससुराल में कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी चिंता न करें। उसकी बातों से मैं थोड़ा शांत हुई। कुछ दिन बाद मैंने फिर अपने पति को सपने में देखा। इस बार मुझे बेहद बेचैनी महसूस हुई। मैंने तय किया कि अब मैं खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखूंगी। अगले दिन बिना किसी को बताए मैं सपना के ससुराल पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही जो मैंने नजारा देखा वो देखते ही मैं चौंक गई थी। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। कुछ जगहों पर पुरानी लकड़ी के दरवाजे टूटे हुए थे। दरवाजे के छेद से झांक कर देखा तो वो जगह किसी खंडहर जैसी लग रही थी। वहां किसी के रहने के कोई नामो निशान नहीं थे। मैं घबराकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी। जो उन्होंने कहा वो सुनकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि ये घर तो कई सालों से खाली पड़ा है। कुछ दिनों पहले यहाँ कुछ लोग रहने आए थे। वे अपने बेटे की शादी के लिए आए थे। शादी के तुरंत बाद वे चले गए। जब मैंने पूछा कि वे कहाँ गए तो हर कोई एक ही स्वर में बोला कि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। वे बहुत अजीब लोग थे। किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए हम भी उनसे बात करने नहीं जाते थे। ये सब सुनकर मेरा मन कांप उठा। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किसके साथ फंस गई है। जल्दी से मैं घर लौट आई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मेरी बेटी कहाँ है ये भी नहीं जानती थी। इस तरह 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। तीसरे दिन सपना मुझसे मिलने आई। मैंने उसे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसके ससुराल गई थी। हमेशा की तरह आज भी सपना बहुत खुश लग रही थी। बातों बातों में मैंने उसे कहा कि सपना, मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर सपना ने कहा कि नहीं माँ, आपको भगवान का वास्ता है, ऐसा मत करना। अब मेरी सास का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है।
कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आने से उनका बर्ताव फिर से खराब हो जाए। मैं कभी कभी आकर तुमसे मिलती रहूंगी। आप बेवजह चिंता मत करो। शाम को सपना अपने घर लौट गई, लेकिन इस बार जब वो अपने घर जाने लगी तो मैंने उसे छुपकर फॉलो किया। मैं उसका घर देखना चाहती थी, उसका पता जानना चाहती थी कि वो कहाँ और कैसे रहती है। सपना ने रिक्शा ऐसी जगह पर रुकवाया जिसे देखकर मैं चौंक गई। वो घर के अंदर जा रही थी। मैं भी जल्दी से रिक्शे से उतरकर उसे फॉलो करते हुए घर के अंदर चली गई। ये बहुत सुंदर घर था। उसके अंदर जाते ही एक औरत उसे डांटने लगी कि महारानी आई है, इन्हें कोई सम्मान दो। तभी सपना का पति आया और उसका हाथ पकड़कर बोला कि रुको माँ, मैंने ही सपना को बाहर जाने को कहा था। मेरे कहने पर ही सपना गई थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि सपना का पति सुनील खड़ा नहीं था, बल्कि अपने पैरों से चलकर सपना के पास आया था। वो देखने में बहुत अच्छा और स्मार्ट लड़का था। तभी सुनील की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा कि आंटी, आप यहाँ। सपना की सास, जो मुझे देखकर पहले ही पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी, सपना मुझे देखकर डर गई। वो जल्दी से मेरे पास आई और हाथ जोड़कर बोली कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं क्या करती। मैं सुनील से प्यार करती थी और उसके बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम कभी हमें शादी करने नहीं दोगी, क्योंकि सुनील पापा के उस दोस्त का बेटा है जो अब जेल में है। मैं गुस्से में रोने लगी। सपना ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर दिया। उसने अपने ही पिता के हत्यारे के बेटे से शादी कर ली। सुनील के पिता और सपना के पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार वे शिकार पर गए थे, जहां अचानक उनके बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े में सुनील के पिता ने सपना के पिता को खाई में धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मैंने पुलिस को गवाही दी थी कि मेरे पति की हत्या उनके दोस्त ने की थी। मेरी गवाही और कुछ सबूतों के आधार पर पुलिस ने सुनील के पिता को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 15 साल की सजा हुई। सुनील की मां ने मुझसे बहुत निवेदन किया, मेरे पैरों में गिरकर कहा था कि बहन दया करो, अपनी गवाही वापस ले लो और मेरे पति को जेल जाने से बचा लो। मेरे पति निर्दोष हैं, उन्होंने तुम्हारे पति की हत्या नहीं की थी, लेकिन मैंने उन्हें माफ नहीं किया। सुनील के पिता अभी भी जेल में थे। शायद यही वजह थी कि सपना की सास हमसे नफरत करती थी। सुनील ने कहा कि आंटी, मैं और सपना एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों जानते थे कि आप हमारी शादी कभी नहीं होने दोगी। इसीलिए सपना ने जिद की कि वो सिर्फ एक लंगड़े लड़के से ही शादी करेगी, ताकि आपको उस पर शक न हो और आप उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता ना देखें। मैंने अपने एक दोस्त की मां के साथ मिलकर एक पुराना घर किराए पर लिया और उन्हें अपनी मां बनाकर आपके घर शादी का प्रस्ताव लेकर गया। इसी तरह हमारी शादी हो गई। मेरी माँ भी इस शादी के खिलाफ थी। उन्होंने आज तक सपना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब भी वो सपना को देखती हैं, उन्हें जेल और मेरे पिता की याद आ जाती है। सुनील की बातें सुनकर मैं चुपचाप घर लौट आई। पहले मैं सपना से इतना नाराज थी कि मैंने उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि इसमें मेरी भी गलती है। शायद सपना के पिता की मौत एक दुर्घटना थी। अगर सुनील के पिता और सपना के पिता इतने अच्छे दोस्त थे तो सुनील के पिता उन्हें क्यों मारते। मैं पूरी रात यही सोचती रही। फिर मैंने एक फैसला लिया और सो गई। सुबह उठकर मैं पुलिस के पास गई और अपनी गवाही वापस ले ली। मेरे बयान और कुछ सिफारिशों के आधार पर सुनील के पिता को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद मैं अपने घर लौट आई। अगले दिन सुनील के माता पिता हमारे घर आए। सुनील की माँ मुझसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी कि बहन, आपने मेरे पति को बचाकर बहुत अच्छा काम किया। मेरे दिल गुस्से से भरा था, इसीलिए मैं सपना पर कुछ उल्टा सीधा कह रही थी। लेकिन सपना बहुत अच्छी और सीधी लड़की है। मैंने उसे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उसने कभी किसी बात का उल्टा जवाब नहीं दिया। सुनील की माँ ने कहा कि बहन, अब हमें दिल से माफ कर दो। सुनील के पिता भी माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोककर कहा कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद मुझे ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, बल्कि आप लोग मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपको इतनी तकलीफ़ दी, मेरी वजह से आपको इतने साल जेल में रहना पड़ा। अब हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ खुश रहें, यही मैं चाहती हूँ। सभी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने आगे बढ़कर सपना को गले लगा लिया। मैंने सुनील को अपना दामाद और सपना की सास ने सपना को अपनी बहू के रूप में दिल से स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में।